अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। गजा में जंगबंदी मुआहदे के तहत आज तीसरी बार हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का तबादला हुआ है। हमास ने आज 3 इसराइली शहरियों को रिहा कर दिया है, जिनमें खातून फौजी भी शामिल है। हमास ने थाईलैंड की हुकूमत के साथ होने वाले एक अलहदा मुआहदे के तहत इसराइल में काम करने वाले 5 थाई शहरियों को भी रिहा कर दिया है, जिन्हें हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमले के दौरान यरगमाल बना लिया था। जबकि अपने शहरियों के बदले में इसराइल ने भी आज 110 फ़लस्तीनियों को रिहा कर दिया है, जो मुख्तलिफ इसराइली जेलों में कैद थे। इससे पहले 19 और 25 जनवरी को भी हमास और इसराइल के दरमियान मुआहदे के तहत कैदियों का तबादला हुआ था। हमास ने कुल 7 इसराइली खवातीन रिहा की थीं, जिनमें से 4 फौजी थीं। इन यरगमालियों के बदले में इसराइल ने तकरीबन 290 फ़लस्तीनी कैदी छोड़ दिए थे। आज हमास और उसके इत्तेहादी फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने गजा के 2 मुख्तलिफ मकामात पर यरगमालियों को रिहा कर दिया और हमास की जानिब से रिहाई के लिए मुंतखब मकामात और रिहाई के तरीके को इसराइल समेत दुनिया भर के लिए पैगाम करार दिया जा रहा है, जबकि इसराइली हुक्काम इस अमल को नाकाबिल कबूल करार दे रहे हैं। हमास ने आज सबसे पहले इसराइली खातून फौजी एगेम बर्गर की रिहाई के लिए गजा पट्टी के शुमाल में वाक़ जबालिया रेफ्यूजी कैंप का इंतखाब किया, जो गजा में हालिया इसराइली जारियत का सबसे ज़्यादा निशाना बना था। कैंप का पूरा इलाका मलबे के एक ढेर में तब्दील हो चुका है। हमास ने एगेम बर्गर की हवालगी के लिए जबालिया कैंप में इसराइली बमबारी से तबाहशुदा इमारतों के दरमियान एक स्टेज बनाया था और इसके इर्द गिर्द हमास के मुसल्ला जंगजुओं समेत सैकड़ों आम शहरी देखे जा सकते थे। और फिर अचानक स्टेज के पीछे एक इंतहाई तबाह हाल इमारत के मलबे से सियाह यूनिफॉर्म में मलबूस हमास के एहलकार एगेम बर्गर को बाहर ले आते हैं, जिसने गहरे सब्ज रंग का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, जो इसराइली फ़ौज की वर्दी से मुशाबहत रखता है। यहाँ से हमास के मुसल्ला एहलकार इसराइली यरगमाली को मज़ीद तबाहशुदा इमारतों और मलबे से गुजारते हुए स्टेज पर ले जाते हैं। इस दौरान इसराइली यरगमाली बिल्कुल सही हालत में हाथ लहराते हुए देखी जा सकती हैं। इसके बाद मुसल्ला अफराद उसे रेड क्रॉस के नुमाइंदे के हवाले कर देते हैं और चंद लम्हों बाद रेड क्रॉस के नुमाइंदे इसराइली खातून फौजी एगेम बर्गर को लेकर इसराइल की तरफ रवाना हो जाते हैं। जहां गजा के शुमाल में ये सूरत हाल थी, तो इस मकाम यानी जबालिया कैंप से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर जनूब में खान यूनुस में मौजूद हमास के साबिक सरबरा और 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के मास्टरमाइंड समझे जाने वाले याया सिनवार, जो हमास के हमले के ठीक 1 साल बाद गुज़िश्ता साल अक्टूबर में गजा में इसराइली फ़ौज के साथ झड़प के दौरान मारे गए थे, उनके तबाहशुदा घर के बाहर हज़ारों अफराद मज़ीद 2 इसराइली यरगमालियों की रिहाई का इंतज़ार कर रहे थे। इन यरगमालियों में 80 साला शख्स गादी मोज़ेस और 29 साला खातून अरबेल यहूद शामिल थीं। जबकि इनकी रिहाई से चंद घंटे पहले हमास ने दोनों की एक वीडियो भी रिलीज़ की थी, जिसमें वो एक दूसरे को गले मिलते दिखाई दे रहे थे। खान यूनुस में यरगमालियों की रिहाई लोगों के हुजूम की वजह से थोड़ी ताख़ीर से हुई, जिसमें एक बड़े मजमे ने हमास और यरगमालियों के लिए मौजूद रेड क्रॉस की गाड़ियों को घेरे में ले लिया था। ताहम चंद घंटों की अफरा तफरी के बाद हमास के मुसल्ला एहलकारों ने इंतहाई सख्त सिक्योरिटी हिसार में गादी मोज़ेस और अरबेल यहूद को रेड क्रॉस के नुमाइंदों के हवाले कर दिया। जबकि इस दौरान यह खबर भी आई कि हमास ने 5 थाईलैंड के शहरियों को भी रेड क्रॉस के हवाले कर दिया है। तहाँ उनकी शनाख्त और कोई वीडियो सामने नहीं आई। वाज़ेह रहे कि ये 5 अफराद उन 8 थाई शहरियों में शामिल थे, जिन्हें हमास ने 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के दौरान हिरासत में लिया था। ये थाईलैंड के शहरी जनूबी इसराइल में बतौर मजदूर काम करते थे, जबकि बाकी 3 थाई शहरियों के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो मर चुके हैं। आज रिहा होने वाले इसराइली यरगमालियों के बदले में 110 फ़लस्तीनियों को रिहा कर दिया गया है। हमास के प्रिजनर मीडिया ऑफिस के मुताबिक जुमेरात को रिहा होने वाले 110 अफराद में 30 बच्चे, 32 उम्र कैद की सज़ा पाने वाले कैदी और 48 सख्त सज़ा पाने वाले कैदी शामिल हैं। इस सारी सूरत हाल में इसराइल हमास की जानिब से यरगमालियों की रिहाई के अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इस अमल पर तनकीद करते हुए एक्स पर लिखा कि मैं अपने यरगमालियों की रिहाई के दौरान चौंका देने वाले मनाजिर को बहुत तशवीश के साथ देखता हूँ। यह हमास के नाकाबिल तसव्वुर जुल्म का एक और सबूत है। मैं मुतालबा करता हूँ कि सालिस इस बात को यकीनी बनाएं कि इस तरह के होलनाक मनाजिर ना दोहराए जाएँ और हमारे यरगमालियों की हिफाजत की ज़मानत दी जाए। इसके अलावा इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के रहनुमा और साबिक वज़ीर बराए कौमी सलामती बिन गुवेर, जो हालिया जंगबंदी मुआहदे की वजह से मुस्ताफ़ी हो गए थे, उन्होंने इन मनाजिर को इसराइल की शिकस्त करार दिया है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइल की कौमी सलामती के साबिक वज़ीर बिन गुवेर ने टेलीग्राम पर जारी अपने बयान में कहा है कि हम अपनी यरगमालियों की वापसी पर खुश और पुरजोश हैं, लेकिन गजा से आने वाली खौफनाक तस्वीर ये वाज़े करती हैं कि ये मुकम्मल फतह नहीं बल्कि एक मुकम्मल नाकामी है, जो एक लापरवाह मुआहदे की वजह से हुई है। वाज़ेह है कि इसराइल ने गजा में जारी 15 माह की तवील जारियत के दौरान
कई बार हमास को तबाह करने के दावे किए और उसने ग्रुप की आला तरीन क़यादत को सख्त नुकसान भी पहुंचाया है। और ये तासुर भी था कि हमास ने कमज़ोर होने की वजह से जंगबंदी मुआहिदा कबूल किया है और मुआहिदे में ये तजवीज़ भी ज़ेर गौर है कि जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए हमास से मुस्तकबिल में गजा का कंट्रोल वापस ले लिया जाएगा। लेकिन इसके बरस जंगबंदी मुआहिदे के बाद हमास के मुसल्लह अफराद पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों का कंट्रोल संभाले नजर आए। जबकि 25 जनवरी को जब हमास ने मुआहिदे के तहत मजीद 4 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया था तो उस वक्त भी हमास ने गजा में यरगमालियों को छोड़ने की एक बाकायदा तकरीब रखी थी। BBC के मुताबिक 25 जनवरी को हमास ने 4 इसराइली यरगमालियों को गजा शहर में रेड क्रॉस के हवाले किया था और इस हवालगी के दौरान हमास की जानिब से किसी तकरीब का सा समा था जिसमें तंजीम के दर्जनों मुसल्लह अफराद भी नजर आए। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते 3 इसराइली कैदियों की हवालगी के मुकाबले में हफ्ते को गजा शहर के फ़लस्तीन स्क्वायर में हमास की जानिब से 4 इसराइली खवातीन फौजी एहलकारों की रिहाई एक तकरीब की शक्ल में नजर आई और इस दौरान चारों कैदी खवातीन कारों से बाहर निकलीं और फिर उन्हें मास्क पहने हुए मुसल्लह अफराद ने एक स्टेज तक पहुँचाया जहाँ कुछ लम्हों पहले डेस्क पर रेड क्रॉस के अहदेदार आकर इसलिए बैठे थे ताकि एक दस्तावेज़ पर दस्तखत कर सकें। कैदियों और हमास के मुसल्लह अफराद ने इस मौके पर गले में शनाख्ती बैजेस पहने हुए थे। स्टेज पर रखी गई मेज़ पर झंडे और हमास की निशानियां मौजूद थीं, लेकिन साथ ही वहां एक मशीन गन भी मौजूद थी। हमास ने हर कैदी को एक गिफ्ट बैग भी दिया जिसमें कुछ अशिया मौजूद थी। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक इस अमल से शायद हमास को उम्मीद है कि इन मनाजिर के सबब एक ऐसी तंजीम की तस्वीर कशी होगी जो कि ना सिर्फ मुनज़्ज़म है बल्कि मजबूत भी है। इसके अलावा हमास की जानिब से पैगाम शायद इन फ़लस्तीनियों को भी दिया जा रहा है जो कि गज़ा का इंतज़ाम संभालने का इरादा रखते हैं और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को भी ये पैगाम दिया जा रहा है जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद मुसल्लह तंजीम को तबाह करने का इरादा किया था। जबकि हमास ने यरगमालियों को छोड़ते वक्त इसराइली साख्ता हथियार उठा रखे थे जो उन्होंने मुमकिन तौर पर 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान अपने कब्जे में लिए थे। इस हवाले से BBC के मुताबिक इसराइली यरगमालियों की हवालगी की तकरीब के दौरान हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड के हाथों में मौजूद काले रंग के जदीद हथियार नजर आए जो इसराइली दिफाई अफवाज के ज़ेर इस्तेमाल राइफलों से मुशाबहत रखते थे। वाज़ेह रहे कि इस माह के आगाज़ में जंगबंदी और हमास की क़ैद में मौजूद यरगमालियों की रिहाई का मुआहिदा होने के बाद 19 जनवरी को गजा में 15 माह से जारी बदतरीन इसराइली जारियत आर्जी तौर पर रोक दी गई थी जिसका आगाज़ 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल में होने वाले हमास के दहशतगर्द हमलों से हुआ था। हमास के हमलों में 1200 से ज़ायद इसराइली मारे गए थे जबकि हमास ने 200 से ज़ायद अफराद को यरगमाल बना लिया था। लेकिन इसके जवाब में होने वाले इसराइली हमलों में अब तक 47,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं और 1,10,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। जबकि यह खदशा भी है कि हज़ारों फ़लस्तीनियों की लाशें अभी भी इसराइली बमबारी से तबाहशुदा इमारतों के मलबे में दबी हुई हैं और जंगबंदी होने के बाद से मलबे से लाशें मिलने का सिलसिला जारी है और अब तक मलबे तले दबी 100 से ज़ायद लाशें मिल चुकी हैं। जबकि पीर को जब इसराइल ने फ़लस्तीनियों को शुमाली गजा जाने की इजाज़त दी तो महीनों तक इंतहाई बुरे हालात में रेफ्यूजी कैंप्स में रहने वाले लाखों फ़लस्तीनियों के अपने तबाह हाल घरों तक जाने का रास्ता खोल दिया गया जिस पर इसराइली फोर्सेस जंग के बाद काबिज हो गई थी और गजा पट्टी 2 हिस्सों में बढ़ गई थी। पीर को रास्ते खुलने के बाद से अब तक 5 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी शुमाली गजा पहुँच चुके हैं और उनमें से अक्सर अफराद अपने तबाहशुदा घरों के करीब आर्जी पनागाहें कायम करके अपनी ज़िंदगियों का सरे नौ आगाज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से अल जज़ीरा ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें महीनों बाद अपने तबाह हाल घरों को जाने वाले फ़लस्तीनियों के तासुरात और मनाजिर दिखाए गए। 15 माह की बदतरीन जंग ने गजा की 60% से ज़ायद इमारतों को मलबे का ढेर बनाकर रख दिया और ख़ास तौर पर शुमाली गजा के अक्सर इलाके तो वहाँ के रिहाइशों के लिए अब नाकाबिल शनाख्त बन चुके हैं। मगर इसके बावजूद गजा के लोग अब भी अपने आबाई घरों को छोड़ने के बजाय उन्हें दोबारा तामीर करने के लिए पुरज़म है और इसके लिए वो खैमों में रहने तक के लिए भी तैयार हैं। शुमाली गजा में फ़लस्तीनियों की वापसी ऐसे वक्त में हो रही है जब गुज़िश्ता हफ्ते से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल गजा को साफ़ करने और यहाँ की फ़लस्तीनी आबादी को कहीं और आबाद करने पर जोर दे रहे हैं। ट्रंप ने पहले 25 जनवरी को सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि वो तबाहशुदा गजा को साफ़ करना चाहते हैं और इसके लिए वो चाहते हैं कि उर्दन और मिस्र गजा के लोगों को अपने पास मुंतकिल कर लें और इस सिलसिले में उन्होंने उर्दन के शाह से बात कर ली है जबकि वो मिस्र के सदर से भी इस पर बात करेंगे। ये ट्रंप का मौक़िफ़ था और ट्रंप के इस मौक़िफ़ को हमास ने मुस्तरद कर दिया था जबकि मिस्र और उर्दन ने भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और ऐसे किसी भी मंसूबे को मुस्तरद कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद पीर को एक बार फिर ट्रंप ने अपने सदारती जहाज़ एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से बात करते हुए गजा से मुतालिक अपना मौक़िफ़ दोहरा दिया। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक पीर को जब ट्रंप से सहाफ़ियों ने गजा से मुतालिक उनके बयान पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि गजा के लोग एक ऐसे इलाके में रहें जहां वो किसी रुकावट, इनक़िलाब और तशद्दुद के बगैर रह सकें। सदर ट्रंप ने मज़ीद कहा कि जब
आप गजा की पट्टी को देखते हैं तो ये कई साल से एक जहन्नुम बन चुकी है। इस पट्टी पर मुख्तलिफ तहजीबें गुजरी हैं। ये सब अभी शुरू नहीं हुआ, ये हज़ारों साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन हमेशा इसके साथ तशद्दुद जुड़ा रहा है। आप इन लोगों को ऐसे इलाकों में रहने के लिए ले जा सकते हैं जो ज़्यादा महफूज और शायद ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा आरामदेह हों। टाइम्स ऑफ इसराइल ने लिखा है कि तवक्को की जा रही थी कि ट्रंप ने इतवार को मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी से इस मामले पर बात की है, और पीर को जब उनसे पूछा गया कि मिस्री सदर का इस पर क्या रद्द अमल था, तो ट्रंप ने कहा कि मिस्री सदर का जवाब यह था कि वो मशरिक़ वस्ता में अमन देखना चाहते हैं। जब सहाफ़ियों ने इस हवाले से मज़ीद सवाल किए तो ट्रंप ने इसरार किया कि मिस्र और उर्दन के रहनुमा दोनों इस बात पर राज़ी हो जाएंगे, और कहा कि मैं चाहता हूँ कि मिस्र कुछ लोगों को अपने पास रखे। हमने इनकी बहुत मदद की है और मुझे यकीन है कि वो भी हमारी मदद करेंगे। वो मेरे दोस्त हैं, वो एक मुश्किल खित्ते में रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो मान जाएंगे और इसी तरह उर्दन के शाह भी मान जाएंगे। ट्रंप का इसरार है कि उर्दन और मिस्र के हुक्मरान उनकी तजवीज़ पर मान जाएंगे और गजा के फ़लस्तीनियों को अपने मुल्क में पनाह देंगे, लेकिन मिस्री सदर और उर्दन के शाह ने ट्रंप के ऐसे किसी भी मंसूबे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। अल जज़ीरा के मुताबिक मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी और उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी को मुस्तरद कर दिया है। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि फ़लस्तीनियों की नकल मकानी के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, मिस्र की कौमी सलामती पर इसके असरात की वजह से इसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और ना ही इसकी इजाज़त दी जा सकती है। मिस्री सदर ने मज़ीद कहा कि फ़लस्तीनी आवाम की मुल्क बदरी या उनका बेघर होना एक नाइंसाफ़ी है जिसमें हम हिस्सा नहीं ले सकते। इसके अलावा बुध को ही उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने कहा कि फ़लस्तीनियों को अपनी सरजमीन पर रहना चाहिए। उर्दन के शाही महल से जारी एक बयान में कहा गया है कि शाह अब्दुल्ला ने बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में मुलाकातों के दौरान मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल के मुताबिक फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन पर रहने और उनके जायज़ हुकूक पर उर्दन के मजबूत मौक़िफ़ पर जोर दिया है। मिस्र और उर्दन के अलावा जंगबंदी मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा करने वाले कतर ने भी ट्रंप की मुतनाज़ तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से मंगल को मीडिया से बात करते हुए जब कतरी वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान माजिदुल अंसारी से ट्रंप की तजवीज़ पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारा मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह रहा है कि फ़लस्तीनी अवाम को उनके हकूक़ मिलने चाहिए और इस मामले पर दो रियासती हल ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। इसके अलावा अमेरिका के अहम यूरोपीय इत्तेहादियों जर्मनी और फ्रांस ने भी ट्रंप की तजवीज़ को नाकाबिल कबूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ ने मंगल को ट्रंप की गजा से फ़लस्तीनियों को उर्दन और मिस्र मुंतकिल करने की तजवीज़ को नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा कि अमन की जो नाजुक उम्मीद अब मुमकिन है उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए और अमन सिर्फ इसी सूरत में हासिल किया जा सकता है कि जब गजा के लोग खुद मुख्तार मुस्तकबिल की उम्मीद कर सकें। फ्रांस ने भी गजा से मुतालिक ट्रंप की तजवीज़ पर इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने ट्रंप के तबसरों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि गजा में आबादी की जबरी नकल मकानी नाकाबिल कबूल होगी और ये न सिर्फ बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी होगी बल्कि मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल की राह में एक बड़ी रुकावट भी होगी, जबकि ये अमल हमारे करीबी इत्तेहादियों मिस्र और उर्दन के लिए भी अदम इस्तेहकाम की वजह बनेगा। इसके अलावा खित्ते में अमेरिका और इसराइल के सबसे बड़े हरीफ ईरान ने ट्रंप की तजवीज़ को सख्ती के साथ मुस्तरद किया। इस मामले पर ईरानी हुकाम से बात करते हुए ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा था कि छोटे और महदूद गजा ने जंगबंदी के साथ इसराइल को घुटनों पर ला खड़ा किया, जबकि ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने ट्रंप की तजवीज़ पर तनकीद करते हुए कहा था कि सियासी जबर और आबादियाती हेरा फेरी फ़लस्तीनियों को हिजरत पर मजबूर नहीं कर सकेगी। गजा फ़लस्तीनियों का वतन है और उन्होंने वहाँ रहने के लिए एक बहुत भारी कीमत अदा की है। जबकि मंगल को बरतानवी नशरियाती इदारे स्काई न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में जब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से ट्रंप के गजा से मुतालिक तजवीज़ पर सवाल हुआ तो उन्होंने तंज़िया अंदाज में हंसकर कहा कि इस हवाले से मेरी तजवीज़ कुछ और है। ट्रंप फ़लस्तीनियों के बजाय इसराइलियों को निकालने की कोशिश करें और उन्हें ग्रीनलैंड ले जाएं ताकि एक पत्थर से दो परिंदों का शिकार हो जाए। वाज़ेह रहे कि ट्रंप सदारती इंतखाब जीतने के बाद बार बार यूरोपीय मुल्क डेनमार्क के ज़ेरे कंट्रोल जजीरे ग्रीनलैंड को अमरीकी कब्जे में देने का मुतालबा करते रहे हैं और ना देने की सूरत में डेनमार्क पर टैरिफ्स की धमकियों के अलावा जजीरे पर फ़ौज के जरिए कब्जे का इंदिया भी दे चुके हैं। इसी इंटरव्यू में जब ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मशरिक़ वस्ता में ईरानी मज़ाहमत के कमज़ोर होने से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने एतराफ़ किया कि ख़ित्ते में उनकी मज़ाहमत कमज़ोर हुई है और हमास और हिज़्बुल्लाह को नुकसानात का सामना करना पड़ा है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा वज़ीर आज़म ने आज एक ऑफ़र की, तहरीक इंसाफ ने फ़ौरन ही मुस्तरद कर दी, मगर इमरान खान ने जिन खदशात का इज़हार किया था वो खदशात भी दुरुस्त साबित होते नजर आ रहे हैं। एक ब्रेक के बाद तफसीलात आपके सामने रखते हैं। 28 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में पीटीआई की तरफ से शिरकत से इनकार के बाद हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात अमली तौर पर ख़त्म हो गए थे, मगर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीटीआई को पार्लिमानी कमेटी बनाने की ऑफर करते हुए मुज़ाकरात आगे बढ़ाने की पेशकश कर दी। लेकिन कुछ ही देर बाद पीटीआई ने अपनी मुज़ाकराती कमेटी ही तहलील कर दी।
28 जनवरी के डेडलॉक के बाद हुकूमत की जानिब से 31 जनवरी तक पीटीआई के राब्ते का इंतजार करने का कहा गया था और दावा किया जा रहा था कि हुकूमत के पास पीटीआई को देने के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। इस हवाले से 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की खबरें सामने आ रही थीं। आज खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ये आएँ और बैठें, हम हाउस कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं। 2018 के इलेक्शन पर बनने वाली कमेटी भी अपना काम मुकम्मल करे और 2024 के इलेक्शन पर भी हाउस कमेटी बने जो हक़ाइक़ सामने लेकर आए। अगर ये 26 नवंबर के धरने की बात करते हैं तो फिर हाउस कमेटी 2014 के धरने का भी इहाता करे। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि 2018 के इलेक्शन के बाद जब हम एहतजाजन पार्लियामेंट में काली पट्टियां बांध कर मैं दाखिल हुआ तो जो इमरान नियाजी साहब हैं आगे बढ़कर मुझे कहा कि हम कमेटी बना रहे हैं, हाउस कमेटी, और वो सारी इसकी तहकीक करेगी, आप भी अपने उसमें जो मेंबर्स हैं नॉमिनेट कर दें और हम भी। तो मैंने कहा आप ऐलान कर दें, तो उन्होंने वहाँ पर ऐलान किया। वो दिन आया और ये दिन आया, कमेटी ज़रूर बनी होगी, एक आध उसका इजलास हुआ एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। तो मैं समझता हूँ कि अपने घरे भवन में झांकें कि इन्होंने 2018 में वो हाउस कमेटी बनी थी, वो कोई जुडिशल कमीशन नहीं बना था। इन्होंने हाउस कमेटी ऑफर की, हमने उसको कबूल कर दिया, जिसकी मीटिंग कभी नहीं हुई एक आध मीटिंग के अलावा। तो मैं समझता हूँ कि ये आए बैठें, हाउस कमेटी के लिए हम तैयार है। ये 2018 का इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे और 2024 का फरवरी का इलेक्शन वो भी हाउस कमेटी बने, इसको पूरी तरह हक़ाइक़ सामने लेके आए। 26 नवंबर के धरने की बात करते हैं तो 2014 का जो धरना था उसका भी हाउस कमेटी अहाता करे और 26 नवंबर 2024 का भी अहाता करे। इट टेक्स टू टू टैंगो। मैं बिल्कुल तैयार हूँ सद के दिल के साथ, नेक नीति के साथ कि ये डायलॉग आगे बढ़े, ये पार्लिस आगे बढ़े। मुल्क किसी मज़ीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मगर वाज़ेह रहे कि इमरान खान पहले ही पार्लिमानी कमेटी के जरिए तहकीकात करवाने के ऑप्शन को मुस्तरद कर चुके हैं, जबकि आज वज़ीर आज़म के बयान पर रद्दअमल देते हुए पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात पर जो गुफ्तगू की है ये उनकी काबीना की अंदरूनी गुफ्तगू है। हमारे साथ किसी रस्मी तरीक़ाकार से हुकूमत ने ऑफ़र या राब्ता नहीं किया। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू हमारे मुतालबात से मुताल्लिक ही नहीं है। हमारे मुतालबात में असीरान की रिहाई और कमीशन का क़याम शामिल है। हुकूमत के खिलाफ हमारी लंबी चार्जशीट है जिसमें मैंडेट का मामला भी शामिल है। इस सब के बावजूद हमने मुज़ाकरात के लिए महज 2 मुतालबे रखे थे। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू मुतालबात से हटकर गैर मुतल्लिका है। वज़ीर आज़म की किसी ऐसी ऑफ़र पर गौर नहीं किया जा सकता। जबकि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि वज़ीर आज़म की ऑफ़र को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं सिद्ध के दिल के साथ तैयार हूँ, डायलॉग आगे बढ़े, वो आपको दोबारा दावत दे रहे हैं। आपका क्या रिस्पॉन्स है? शहबाज शरीफ का ये ऑफ़र टोटली रिजेक्टेड। और दूसरी चीज़, शहबाज शरीफ जो अभी बात कर रहा था, लगता है कि स्क्रिप्ट उसको ज़रा डिस्पैच राइडर के ज़रिए लेट पहुंची, बहुत देर कर दी। आपने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ख़त्म करके तो अपोजिशन की दीगर जमातों के साथ राब्ते शुरू कर दिए हैं, तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि अब आप एक सियासी इत्तेहाद बना के हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चलाने की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल यही बात है, हम लोग इंशाअल्लाह ताला यही करने जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, पीटीआई ने आज अपनी मुज़ाकराती कमेटी ही तहलील कर दी। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रज़ा ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि इमरान खान की तरफ से आने वाली हिदायत की रोशनी में इस बात का ऐलान किया जाता है कि अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी बाज़ाब्ता तौर पर तहलील कर दी गई है और अब इस मुज़ाकराती कमेटी की हैसियत राब्ता कमेटी की होगी जो अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस की तश्कील के लिए काम करेगी। दूसरी जानिब इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने केसेस के हवाले से एक संगीन खदशे का इजहार कर रहे हैं। कल इमरान खान से जेल में मुलाकात के बाद उनके वकला ने दावा किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहीं और से चीफ जस्टिस लाया जा रहा है, जिसके बाद इमरान खान के एक्स हैंडल पर जेल में सहाफ़ियों से उनकी गुफ्तगू शेयर की गई, जिसमें इमरान खान का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर जजेस की मौजूदगी के बावजूद बाहर से चीफ जस्टिस की तकर्री करने की कोशिश की जा रही है, जो काजी फ़ाइद ईसा पार्ट 2 साबित होगा। हम इस तरह जजेस की तकर्री की भरपूर मजम्मत करते हैं। इमरान खान का खदशा इस लिहाज से अहम है कि 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनाती पर गौर होने जा रहा है और खबरें सामने आ रही हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भी सुप्रीम कोर्ट में तरक्की दे दी जाएगी। और इमरान खान को खदशा है कि अगर जस्टिस आमिर फारूक सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं तो उनकी जगह किसी और हम ख्याल जज को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात कर दिया जाएगा और बज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से हुकूमत के पास ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं है। खासतौर पर अदालती काम में एजेंसी की मुदाखलत से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के बाद हुकूमत और अदलिया में तनाव की कैफियत रही। इसलिए बज़ाहिर हुकूमत नहीं चाहती कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से किसी सीनियर जज को चीफ जस्टिस लगाया जाए और अपने लिए मुश्किल खड़ी की जाए। इसलिए हुकूमत मुल्क की किसी और हाई कोर्ट से सीनियर जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात करके उसे चीफ जस्टिस लगाने पर गौर कर रही है। और आम बात यह है
कि आइन के आर्टिकल 200 में ये गुंजाइश मौजूद है कि सदर मुमलिकत एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावा किसी भी जज का तबादला कर सकते हैं, मगर शर्त यह है कि मज़कूरा जज खुद तबादले के लिए राजी हो जाए। और सदर मुमलिकत ने इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मुतल्लिका दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से मुशावरत कर ली हो। इस मामले पर सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक ने अपनी खबर में लिखा है कि मुतनाज़ आइनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ की गई है और जुडिशल कमीशन में ताकत का तवाज़ुन यकीनी तौर पर हुकूमत के हक में हो गया है और अब हुकूमत अदालती तैनातियां कर रही है। अब फैसले अक्सरियती वोट से किए जाते हैं, जिसने एग्जीक्यूटिव को अदलिया की तश्कील में फ्री हैंड दे दिया है। अब तक जुडिशल कमीशन सिंध हाई कोर्ट में 12, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 जजेस की तैनाती की मंजूरी दे चुका है, जबकि सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए जजेस का इंतखाब भी किया गया है। माहिरीन कानून का ख्याल है कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में अपनी तरजीह के अक्सरियती जजेस को लगा दिया है। खबर के मुताबिक अब 1 फरवरी को पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है। इसके बाद 7 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की नामजदगियों का जायजा लेने के लिए इजलास होगा। इसके अलावा 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास होगा, जिसमें एक दफा फिर एग्जीक्यूटिव की हिमायत याफ्ता नामजदगियों को फेवर मिलने की तवक्को है। इसी दौरान ये बात भी सामने आई है कि सूबाई हाई कोर्ट्स के 1 या 2 जजेस का जल्द ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला किया जा सकता है, ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट में मुतवक्के तरक्की के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी में सहूलत मिल सके। खबर के मुताबिक मुतवक्के है कि एग्जीक्यूटिव ये यकीनी बनाएगा कि एक हम ख्याल उम्मीदवार इस ओहदे पर फाइज हो, क्योंकि हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस के हवाले से मुतमईन नहीं है जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखकर हाई प्रोफाइल केसेस से मुतालिक अदालती काम में एजेंसी की मुबैना मुदाखलत पर रहनुमाई मांगी थी। इसलिए इन जजेस में से किसी का भी नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस के लिए ज़ेर गौर लाने का इम्कान नहीं है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले के लिए लाहौर हाई कोर्ट के एक सीनियर जज का नाम भी सामने आ रहा है। रोजनामा जंग में शाया होने वाली राहत मुनीर की खबर के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर का तबादला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किए जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक इस हवाले से समरी ऐवान सदर भिजवाई जा रही है। इम्कान है कि सदर मुमलिकत आइन के आर्टिकल 200 के तहत जस्टिस सरफराज डोगर के लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। जराये के मुताबिक मुमकिन तबादले के बाद जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर तरीन जज होंगे और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट में मुमकिन तैनाती के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस के लिए भी जस्टिस सरफराज डोगर को उम्मीदवार के तौर पर ज़ेर गौर लाया जा सकता है। अब यह अहम सूरत हाल बन गई है। इमरान खान शदीद खदशात का इजहार कर रहे हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने भी इस हवाले से सख्त एलामिया जारी किया है। दोनों के मुश्तरका एलामिया के मुताबिक अरबाब इख्तियार को मुतनब्बे किया जाता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूद जज साहिबान के अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसी को भी तैनात न किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान में से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन इस अमल को अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर हमला तस्वुर करेगी और मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी जाएगी और इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान वुकला कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा और अरबाब इख्तियार के खिलाफ बाकायदा तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी साहब हमारे साथ। मुल्ताज़ साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आज वज़ीर आज़म ने ऑफ़र दी और तहरीक इंसाफ ने अपनी मुज़ाकराती कमेटी ही तहलील कर दी और आप जो वज़ीर आज़म ने ऑफ़र की थी उसे मुस्तरद कर दिया। अब ये जो मुज़ाकराती कमेटी है ये एक राब्ता कमेटी बन गई है जो कि अपोजिशन की दीगर जमातों से मिलकर आगे बढ़ने के लिए बात करेगी ताकि कोई प्रोटेस्ट या का लाएअमल बनाया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी मुनासिब ऑफ़र की है और अगर पूरा सच जानना है तो 2014 से हमें ये चीज़ों को शुरू करना पड़ेगा, लेकिन पूरा सच वही सामने लाना चाहेंगे जिनको अपनी माजी में और बहुत सारी चीज़ों का कोई ख़दशा ना हो। और रही बात के मुज़ाकरात की और उससे बाहर निकलने की, तो मुज़ाकरात इनकी फितरत में है ही नहीं। मुज़ाकरात में बात करते नहीं हैं, सुनना भी पड़ती है, इनको सुनने की आदत नहीं। मुज़ाकरात में बात दलील से होती है और जिसकी भी वज़नी दलील हो, बेशक वो मुखालफ हो, उसी की बात फिर मानी जाती है। ये जो वन साइडेड इन्होंने मुज़ाकरात से दौड़े हैं, ये इसी वजह से क्योंकि मुज़ाकरात के अंदर जब ये बात करते थे तो अगला आदमी जब दलील से बात करता था तो इनके पास जवाब नहीं होता था। बाहर ये कुछ और पोज करते हैं और अंदर इनके पास दलील कोई नहीं और सुनने की इन्हें आदत नहीं, तो मुज़ाकरात ये इसलिए नहीं कर रहे। बाकी हम बड़े खुले दिल से प्राइम मिनिस्टर ने ये ऑफ़र किए, आए
शुरू करते हैं 2014 से और दोनों इलेक्शंस का भी मसला देख ये है लेते कि हैं। 2018 के इलेक्शन के बाद जो कमेटी बनी उसका एक्सपीरियंस आपको पता है, काम वाम उसने कोई किया ही नहीं, तो ये भी तरखाने वाली बात है ना। पीटीआई को खुद पता है कि उन्होंने जो कमेटी बनाई थी परवेज खटक साहब, वो कुछ नहीं हुआ उसका 2018 के इलेक्शन पर जब आप लोगों ने मुतालबा किया था, होगा इसका भी कुछ नहीं, पार्लिमानी कमेटी का कुछ होता ही नहीं है, इसलिए वो नहीं मान रहे। देखिए वो कमेटी का ऐलान बानी पीटीआई ने किया था, ये शहबाज शरीफ ने किया है, ये नून लीग का वजीर आज़म है और हम उस तरह के लोग नहीं हैं कि बात करके भाग जाए। हमने पहले भी, इन्हें याद है जब इन्होंने बहुत शोर मचाया था, ये कहते थे 40 के 35 पंचर, उस वक्त भी चीफ जस्टिस साहब ने कमीशन, हम वहाँ गए, वहाँ पूरी इंक्वायरी करवाई, हम भागे नहीं थे अपनी बात से, ये भागे थे जब इन्हें उसका रिजल्ट आया और इन्होंने माफ़ी मांगनी थी, माफ़ी मांगने की बजाय इन्होंने फिर आएँ बाएँ शाएँ शुरू कर दिया। हम जो कह रहे हैं करके दिखाएंगे और हाँ, हमने वही ऑफ़र किया है जो इन्हें पसंद था और उस वक्त हुकूमत ने इन्होंने हमें ऑफ़र किया था, तो क्या वो मुनासिब तजवीज़ नहीं 2013 की मिसाल दी, मुनासिब नहीं थी? जो इमरान खान साहब ने 2014 में धरना किया था और 4 हल्कों का मुतालबा किया था, आपने जो बात की उस वक्त तो जुडिशल कमीशन बना दिया, क्योंकि आपको पता था कि 2013 के इलेक्शन के हवाले से इमरान खान साहब का इल्ज़ाम झूठ है, आप लोग फेयर एंड स्क्वायर जीते थे, तो कमीशन बना दिया। इस वक्त इसलिए नहीं बना रहे ना क्योंकि इल्ज़ाम दुरुस्त है। नहीं, देखिए ना, पार्लिमानी कमीशन जो है ये ओपन हियरिंग होगी, दोनों साइड से एक जैसे मेंबर्स होंगे, दुनिया देखेगी। और हमें तो अगर हमारे कोई दाल में काला होता या दिल में खोट होता तो क्यों ऑफ़र करते, क्यों वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऑफ़र करते? और वो भी ये कहते हैं जी बाज़ाब्ता हमें ऑफ़र नहीं हुई। भाई वो बानी पीटीआई नहीं है जो कह के मुकरे, उन्होंने जो बात की है वो ऑन एयर हुई है, पूरे पाकिस्तान ने सुनी है, ये ऑफ़र बिल्कुल वैलिड है और ये इसीलिए दी गई है कि हम बड़े क्लियर हैं और हम चाहते हैं कि अगर कोई चीज़ है तो आए निकाल लेते हैं, हम तो रोज अपने मौक़िफ़ से नहीं पीछे हटते। मगर तार साहब जैसे आप कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट होगी, पूरी ओपन हियरिंग होगी, सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट होगी, अगर 2018 इलेक्शन के बारे में भी पता चल जाए कि वो धांधली से हुए और जो हालिया इलेक्शन हुए 2024 के 8 फरवरी को उनके बारे में भी पता चल जाए कि वो धांधली से हुए, तो इमरान खान साहब का क्या नुकसान है? उनकी हुकूमत तो चली गई, आपका नुकसान है, आपकी हुकूमत चली जाएगी, तो कैसे तैयार होंगे आप? कैसे हो सकता है ये ट्रांसपेरेंट? देखिए हमने 2013 में भी हमारी हुकूमत थी, 14 में याद करें, हमने कमीशन बनाया और उसके कमीशन के TORs पढ़े। उस वक्त भी अगर कोई रिज़ल्ट इस तरह का आता तो उस वक्त भी फिर हमारी हुकूमत चली जाती, लेकिन हमें पता था कि हमने कुछ साजिश नहीं की हुई, हमने इलेक्शन छीना नहीं है। आज भी हम कह रहे हैं उस वक्त पता था आपको कि साजिश नहीं की, इलेक्शन छीना नहीं है, मगर इस बार आपको पता है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का मसला है। इस दफ़ा भी हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं। हाँ, अगर कोई ऐसी बात होगी तो हम खुले दिल से घर चले जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ आप एक फ़र्ज़ करके ये बातें नहीं कर सकते। और मुझे ये बताइए, अगर ये बात ठीक नहीं है तो इससे पीछे कौन हटा है? फॉर्म 47 और जाली हुकूमत के मौक़िफ़ से बानी पीटीआई पीछे हटे हैं, इनके मुतालबात में ये मुतालबा ही नहीं है। और ये जिससे कमीशन बनवाना चाहते हैं ये उसी पार्लियामेंट का पार्लिमानी कमीशन है और जिसमें ये बैठ के मुज़ाकरात कर रहे थे और वहाँ से कमीशन बनवाना चाहते थे। तो बात ये है कि अगर ये इसमें इतना वज़न होता तो फिर ये पीछे ना हटते, फिर अपना ये भी एक मुतालबा देते। अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि बाकायदा तौर पर जो कोर्ट पैकिंग का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में 10 फरवरी को इजलास होने जा रहा है, नई जजेस की तैनाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो गए, दीगर कोर्ट्स में हो रहे हैं। अब फिर ये खबर आ रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगर चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट में तरक्की होती है तो कहीं और से बाहर से चीफ जस्टिस लाया जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ताकि चीज़ें मैनेज हो। इमरान खान साहब की अपीलें आनी हैं। ये जो कुछ हो रहा है ये सस्टेनेबल है? आप रख पाएंगे इमरान खान साहब को बहुत अरसे तक ये सब कुछ करके? कोई तासुर भी दे पाएंगे कि इंसाफ हो रहा है? देखिए, जो आर्टिकल 200 है वो इमरान खान की सज़ा के बाद आइन में डाला गया नहीं, वो बहुत देर से है और उसमें हुकूमत का तो कोई रोल नहीं होता किसी जज साहिब की ट्रांसफ़र में। उसमें तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, दोनों जो हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस और ख़ुद जज साहब की मर्ज़ी और उसके बाद अप्रूवल प्रेसिडेंट की होती है। तो इसमें मैं तो कोई चीज़ नहीं कह सकता। इमरान खान साहब की जेल के नहीं हूँ, इमरान खान साहब की जेल के बाद तो नहीं डाला गया आर्टिकल 200, मगर इस्तेमाल कितनी दफ़ा हुआ है? इतना जो इस्तेमाल होगा एक चीफ जस्टिस लगाने के लिए वो तो पहली दफ़ा ही हो रहा है ना। नहीं, देखिए ना, ये देखिए ना, अब आप बात कर रहे हैं एक फ़र्जी, हम एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं कि किसी की बदनीति होगी इसमें।
यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस, वो जज साहब खुद, यानी मैं तो इस काबिल नहीं हूँ। ये देखे, मैंने तो पहले तौहीन अदालत भुगती है कि मैं किसी को कहूँ कि ये बदनीति पर मबनी होगा। भाई बदनीति तो जो 200 साल पहले बना हुआ कानून है पीपीसी, उसमें भी अगर किसी की हो तो इस्तेमाल हो जाता है। और इसी तरह ये ट्रांसफर तो वक्त से पहले ही हम रिजल्ट निकालना शुरू हो जाते हैं, वक्त से पहले ही नीयत पे शक करना शुरू हो जाते हैं, वक्त से पहले ही सारी चीजें जोड़ देते हैं बानी पीटीआई से। मगर साहब, आपने क्योंकि अपनी बात की, आपके साथ जो कुछ हुआ तो आपने भुगता है कि जब कॉम्प्रोमाइज जजेस होते हैं, जब वो कहीं और से डिक्टेशन ले रहे होते हैं, तो मुल्क के जमहूरी निज़ाम का कितना नुकसान होता है, ज़ाती तौर पर जो मुख्तलिफ नुमाइंदे होते हैं उनका कितना नुकसान होता है, जो आपके साथ हुआ। और आपको पता है कि चीज़ें बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं, मगर जब अदालतें इस तरह कोर्ट पैकिंग कर दी जाए और अदालतों को कमज़ोर कर दिया जाए तो ये चीज़, इसके रिवर्स होने में दहाइयाँ लग जाती हैं। शायद चीज़ें बदल जाएं, हुकूमतें बदल जाएं, मगर ये जो कुछ हो रहा है अदालतों के साथ, ये नहीं बदलेगा। आपने भुगता है, इसलिए आपको पता है कि इसका कितना नुकसान होगा। देखिए, गुजारिश ये है कि जो आइन की असल रूह थी 1973 की, उसका बेड़ा गर्क 10-20 साल में हुआ। 18वीं तरमीम में फिर उस रूह को बहाल किया गया। फिर उसके बाद 19वीं तरमीम हुई। फिर एक जो अदलिया की शख्सी आमरीत थी, वन मैन शो हुआ करता था, सो मोटो भी वो लेता था, जज भी वो लगाता था, हर काम वो करता था और वो जो चाहता था इस मुल्क में होता था, जिसे चाहे सादको अमीन, जिसे चाहे उसे ना अहल ताहयात। बात यह है, उसके बाद फिर आइन बहाल हुआ है 26वीं तरमीम में, और अभी भी ये जो पावर है, अगर आप वोट गिन लें तो जज साहिबान के पास है। अभी तो नजर आ रहा है चीफ जस्टिस की अपनी नहीं चल रही है, या तो बहुत पावरफुल था या बिल्कुल ही फारिग कर दिया है। आईनी बेंच के सरबराह खुद अपने लिए वोट देते हैं, आईनी बेंच के रह जाता है। अभी तो जुडिशल कमीशन में हुकूमत जो चाह रही है वो हो रहा है, जिस किस्म के जजेस लगाए जा रहे हैं, जो सिंध में हुआ वही हो रहा है। नहीं, देखिए ना, आप हुकूमत के कितने मेंबर्स हैं, गिन लें ना जरा। इसमें जज साहिबान अभी भी ज्यादा है, बाकी पार्टियों के मेंबर हैं, ऑपोजिशन के हैं। अगर कोई सबका आमरीत नहीं है, नहीं देखिए ना, अब देखिए इसको आप इस तरह ना कहें। देखिए ना, आप अगर ये सबका एक वोट है और सारे मिलकर वहां फैसला करते हैं और आमरीत खत्म की गई है, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा इंतजार कर लें। जो जजेस लगाए जा रहे हैं उनके रिजल्ट भी देख लें। यही तो नहीं है कि चैम्बर का जज लग रहे हैं, उसी चैम्बर्स के आगे तरक्कियां हो रही हैं, उसी से मेरा रिश्तेदार और तुम्हारा रिश्तेदार और सब कुछ। जो चीफ जस्टिस उस वक्त के होते थे, वन मैन शो, जो चाहते थे वो करते थे। मेरा ख्याल है अगर ये अपॉइंटमेंट्स फेयर एंड फ्री हो रही हैं तो इसको मौका देना चाहिए कि ये काम कर सकें लोग। और आप कंफर्म कर रहे हैं कि कहीं बाहर से इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस लाया जाएगा? नहीं, मैंने तो आपको कहा है कैटेगोरिकली, इतना सारा आपने डिफेंड कर लिया, कोई रोल ही नहीं है इसमें पूरे आर्टिकल 200 में। तो आर्टिकल 200 के तो ऐसा होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा? नहीं, आर्टिकल देखे ना, आर्टिकल 200 नहीं, आर्टिकल 200 में हुकूमत का कोई रोल ही नहीं है। और मैं तो हूं ही नहीं, ना मैं प्रेसिडेंट हूं, ना मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हूं, ना मैं वो जज हूं, ना मैं उन हाई कोर्ट्स के जज का कोई स्पोक्स पर्सन हूं। तो मैं तो आपको ये बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि ये जराए से आने वाली खबरें जो है, इस पर हमें क्या सराई बनाकर एक पूरे निज़ाम पर सवाल नहीं उठा देना चाहिए। और ये जो आर्टिकल 200 है, ये अगर कोई सोचता है कि ये सब कुछ आइन और हर चीज़ जो है ये बानी पीटीआई को अंदर रखने के लिए बनाई, नहीं, उनके अपने करतूत उन्हें अंदर रखे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है हर चीज़ को बानी पीटीआई से ना जोड़ें। मगर अगर स्ट्रॉन्ग फैसला है, मजबूत फैसला है, तो ये तासुर देने की क्यों जरूरत है कि जी जब अपीलों में मामला जाए तो फिर इस तरीके से हो कि जजेस अपनी मर्जी के हों और वही इस मामले को सुने? ये इसकी क्या जरूरत है अगर इतना मजबूत फैसला है? देखें, ये तो जज साहिबान पे सवाल कौन उठा रहा है? वो आदमी जिस पर जुर्म साबित हो चुका है, वो कहता है हम एहतजाज करेंगे, हम ये नहीं होने देंगे, हम फलाने जज के पास जाएंगे। वो कहते हैं कि जब कोई कमीशन बने तो फलां जज हो स्पेसिफिक। हम तो नहीं कहते। मियां नवाज शरीफ और हमारी पूरी क़यादत ने कितनी सजाएं भुगती हैं, और साकिब निसार जिस पे कितने सवाल थे उसकी नीयत और उसके कंडक्ट तक, कभी किसी जज पर अदम इत्माद नहीं किया। हमने कहा तारीख लिखेगी कि नाइंसाफ़ी और इंसाफ क्या है, और फिर तारीख ने लिखा। हौसला होना चाहिए। आप ये करते हैं, इनको पसंद है खास किस्म के जजेस बानी पीटीआई को, हमें नहीं। बहुत शुक्रिया तालचोई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज कुछ और अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की समाअत जारी है, जबकि आज सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने 2 रुकनी रेगुलर बेंच की जानिब से 13 और 16 जनवरी को दिए गए फैसले वापस लेने का फैसला जारी कर दिया है।
रेगुलर बेंच की जानिब से मामले की समाअत को गैर कानूनी करार दे दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट की दोनों कमेटियों के इकदाम को आईनी और कानूनी करार दे दिया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में कायम 7 रुकनी आईनी बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी शामिल हैं। और 7 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका फैसला दिया है जिसे जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तहरीर किया है और फैसले में लिखा है कि 13 जनवरी और 16 जनवरी को जारी किए गए अहकामात को मुत्तफिका तौर पर दायरा इख्तियार और कानूनी इख्तियार के बगैर करार दिया जाता है, इसलिए उन्हें वापस लिया जाता है और इन अहकामात की बुनियाद पर बनाया गया सुपर स्ट्रक्चर भी ज़मीन बोस हो गया है। मज़कूरा केसेस गलती से नादानिस्ता तौर पर रेगुलर बेंच के सामने मुकर्रर कर दिए गए थे और रेगुलर बेंच ने कानूनी इख्तियार के बगैर ही दायरा इख्तियार संभाल लिया। लिहाजा इन मुकदमात में रेगुलर बेंच की तरफ से दिए गए अहकामात गैर मुस्तनद हैं। आइन के आर्टिकल 191A(4) के तहत और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत तश्कील दी गई कमेटियां इस बात का तयन करने के लिए कानूनी और आइनी फोरम हैं कि कौन सा बेंच कौन सा केस सुनेगा। दोनों कमेटियों की जानिब से अपने इख्तियारात का इस्तेमाल और कानूनी और आइनी कारकर्दगी किसी भी बेंच के अदालती कामों पर असरअंदाज नहीं होती है। इन मुकदमात की अपीलों को ज़ाब्ते की तकमील के बाद आइनी बेंच के सामने मुकर्रर किया जाए। इसके अलावा आज इसी आइनी बेंच ने फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की और वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज लापता अफराद की बाजियाबी की दरख्वास्तों पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। बेंच में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर शामिल थे, जबकि दरख्वास्त गुजारों की जानिब से वकील ईमान मजारी और हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज़ में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि मेरा मौक़िफ़ था कि खुफिया एजेंसीज़ की कमेटी के अरकान को इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए तलब किया जाए। मेरे साथी जजेस का मौक़िफ़ था कि पहले वफाकी हुकूमत को एक मौका दिया जाए। जबरी गुमशुदगियों पर इंक्वायरी कमीशन के सरबराह हमारे जज थे जो इंतकाल कर गए। वो कमीशन काम नहीं कर रहा और वफाकी हुकूमत भी कुछ नहीं कर रही। फिर किसी ना किसी ने तो देखना है ना। इंक्वायरी कमीशन अगर काम नहीं कर रहा तो मेरा ख्याल है कि उसे बंद कर दिया जाए। काबीना की जो सब कमेटी बनाई गई है उसमें खुफिया इदारों के लोगों को शामिल ही नहीं किया गया। मेरे साथी जजों का मौक़िफ़ था कि वफाकी काबीना खुफिया एजेंसीज़ को बुलाकर खुद पूछे ये सब काम वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला कर सकते हैं जो हमारे सामने नहीं है। समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में जबरी गुमशुदगियों पर इंक्वायरी कमीशन के सरबराह भी तब्दील हुए। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि पीछे माँ बाप बहन भाई बैठे हैं, इनको जवाब में नहीं दे सकता। लॉ इन्फोर्समेंट ने ये जवाब देना है। आज 25वीं समाअत है, हम वहीं खड़े हैं जहां पहले थे। दरमियान में कुछ तालिब इल्म वापस भी आए, कुछ कारकर्दगी दिखाई गई। क्या खुफिया इदारों की कमेटी ने अपना काम किया? इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल उन्होंने अपना काम किया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि हम पूछ लेते हैं कि मिसिंग पर्सन्स की फैमिली क्या कहती है, पहले की निस्बत क्या तब्दीली हुई है। इस तरह के केसेस पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ख़तरनाक राय कायम करते हैं। समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि लापता अफराद की बाजियाबी के लिए बनाई गई कमेटी मुआवजे की अदायगियों के हवाले से भी देखेगी। जो 5 साल से पहले मिसिंग है कमेटी उनकी फैमिलीज़ को बुलाएगी। 8 जनवरी को काबीना की सब कमेटी की मीटिंग हुई है। समाअत के दौरान अदालत ने पूछा कि क्या गुज़िश्ता समाअत के बाद कोई लापता शख्स रिकवर हुआ। इस पर वजारत दिफा के नुमाइंदे और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है। समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि जबरी गुमशुदा अफराद की फैमिलीज़ के आंसुओं का मदावा कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज ने ही करना है। अगर कोई गुमशुदा शख्स दहशतगर्द है तो ये भी लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज ने ही बताना है। फितनतुल खवारिज के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशंस जारी हैं। अगर कोई लापता शख्स दहशतगर्द हमले में मर गया तो क्या उसका कोई डेटा इकट्ठा किया गया है? कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि जिसमें एजेंसीज ये सारा काम करती हों? ये बात भी है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे ना हो तो हमारा कोई तहफ़्फ़ुज़ ही ना कर सके। इस दौरान जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क दिए कि जबरी गुमशुदगियों पर इंक्वायरी कमीशन नाकाम हो गया तो हम ये केसेस सुन रहे हैं। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने कहा कि अदालत के शुक्रगुजार हैं कि ये जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत को दे दी। अदालत ने वफाकी हुकूमत को एहसास दिलाया तो हुकूमत संजीदगी से इस मसले को देख रही है। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ऐसा तो कहीं नहीं हुआ कि किसी ने जिम्मेदारी ली हो, नाकाम हो गए और इस्तीफ़ा देके घर चले गए। जिस तरह मुअज़्ज़ब मुआशरों में होता है यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं होता। चाहे इंक्वायरी कमीशन हो, कानून नाफिज करने वाले इदारे हों या वज़ीर आज़म ही हों, जब तक किसी का कोई बंदा अगवा ना हो उसे तो ये एहसास ही नहीं हो सकता। वो आराम से घर जाकर सो जाता है। काबीना की सब कमेटी और इंटेलिजेंस अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी आपस में मीटिंग करें। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने मजीद कहा कि जो लोग मिसिंग हैं दोनों कमेटियां उनकी फैमिलीज़ को बुलाकर सुन तो लें। 10 साल से जो बंदा मिसिंग है उसके घर वाले किस तरह रह रहे होंगे। अगर कोई जिंदा नहीं है तो उसकी फैमिली को मुआवजा तो दे दिया जाए। आपने कमेटी बनाकर वज़रा को शामिल कर दिया है, वो लोगों को जवाब दे हैं। समाअत के दौरान जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत से वफाकी हुकूमत को इस केस में मजीद मोहलत देने की सदा की तो दरख्वास्त गुजारों के वकील ईमान मजारी एडवोकेट ने अदालत से सदा की कि हुकूमत को मजीद वक्त ना दिया जाए और जिम्मेदारों का तयन
तयन किया जाए। इस पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क दिए कि जिम्मेदारी का तयन करने के लिए ही तो ये तमाम कार्रवाई कर रहे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहिब जहन में रखें कि अब फिर ये लोग जिम्मेदार होंगे। हो सकता है हम कमेटी को अदालत में बुला लें और वो आकर हमें ब्रीफ भी करें। इस दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अदालत इतनी भी अंधी नहीं होनी चाहिए, ना ही उसे अंधा करें। मेरा बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है कि जो दहशतगर्द होगा उसको दहशतगर्द कहूँगा। मैं वाज़े हूँ कि जो दहशतगर्द नहीं होगा उसे फिर रिहा किया जाए। ये कहते हुए अदालत में मिसिंग पर्सनस की बाजियाबी के केसेस की समाअत 6 मार्च तक मुलतवी कर दी और अगली समाअत में अटॉर्नी जनरल को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।